नमस्कार दोस्तों, आज के इस नए एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी छिपी हुई आर्थिक ताकत के बारे में बात करने वाले हैं जिसका असर पूरी दुनिया पर होता है। सोचिए, एक ऐसी कंपनी जिसका नाम शायद हर किसी की जुबान पर ना हो, लेकिन जिसके फैसले पलक झपकते ही ग्लोबल मार्केट्स को हिला सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और समझते हैं कि आखिर ब्लैकरॉक नाम का ये इतना विशाल आर्थिक साम्राज्य खड़ा कैसे हुआ। बात शुरू करते हैं इस एक बहुत ही चौंकाने वाले आंकड़े से, $12.5 ट्रिलियन। जी हां, 2025 के डेटा के अनुसार ये ब्लैकरॉक द्वारा मैनेज किए जाने वाले एसेट्स की कुल कीमत है। इस नंबर को थोड़ा पर्सपेक्टिव में रख के देखते हैं। अगर हम दुनिया के ज्यादातर देशों की कुल जीडीपी को भी मिला देना तो भी ब्लैकरॉक का ये खजाना उन पर भारी पड़ेगा। इसका स्केल इतना बड़ा है कि दिमाग चकरा जाए। आखिर इतना पैसा एक ही जगह कैसे पहुंचा? इसी बेतहाशा ताकत और सरकारों के साथ इनके गहरे कनेक्शंस की वजह से बहुत से आलोचक और विश्लेषक इन्हें एक बड़ा ही दिलचस्प खिताब देते हैं, फाइनेंशियल सिस्टम की अनौपचारिक चौथी शाखा, यानी फोर्थ ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट। लेकिन जो साम्राज्य आज इतना अजय लगता है, उसकी नींव कैसे रखी गई? कमाल की बात यह है कि इस कहानी की शुरुआत किसी बहुत बड़ी जीत से नहीं, बल्कि एक बेहद शर्मनाक और महंगी असफलता से हुई थी। एक ऐसी गलती जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। चलिए फ्लैशबैक में चलते हैं। साल 1976 में लैरी फिंक नाम के एक बेहद टैलेंटेड इंसान ने फर्स्ट बोस्टन ज्वाइन किया था। सब कुछ बेहतरीन चल रहा था, करियर ग्राफ ऊपर जा रहा था। लेकिन 1986 में एक गलत कैलकुलेशन हुई और सिर्फ एक सिंगल ट्रेड में उन्हें $100 मिलियन का भारी नुकसान झेलना पड़ा। इस गलती की वजह से उन्हें कंपनी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। लेकिन यही वो ठोकर थी जिसने 1988 में ब्लैकरॉक की नींव रखी। लैरी फिंक ने ठान लिया था कि अब आगे से फैसले सिर्फ अंदाजे या गट फीलिंग पर नहीं, बल्कि सटीक डेटा के आधार पर लिए जाएंगे। और इसी जिद ने जन्म दिया वॉल स्ट्रीट के एक ऐसे टेक्नोलॉजिकल सुपर वेपन को जिसने फाइनेंशियल दुनिया के काम करने का तरीका ही हमेशा के लिए बदल दिया। इस वेपन का नाम है अलादीन। ये कोई जादुई चिराग वाला अलादीन नहीं है, बल्कि इसका मतलब है एसेट, लायबिलिटी, डेट एंड डेरिवेटिव इन्वेस्टमेंट नेटवर्क। आसान भाषा में कहें तो ये एक सेंट्रलाइज्ड क्लाउड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसे हम ग्लोबल फाइनेंस का सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी कह सकते हैं। जरा सोचिए, 30 से ज्यादा देशों में बैठे ब्लैकरॉक के 21,000 से भी अधिक कर्मचारी एक साथ इसी प्लेटफॉर्म पर काम करते हैं। अब आप सोचेंगे कि ये काम कैसे करता है? बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल तरीके से। सबसे पहले ये सिस्टम हजारों ग्लोबल क्राइसिस या मार्केट शॉक को सिमुलेट करता है। मतलब अगर अचानक से इंटरेस्ट रेट गिर जाए या दुनिया में कहीं युद्ध छिड़ जाए तो क्या होगा? और फिर दूसरे स्टेप में ये उस सटीक रिस्क डेटा के आधार पर इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को ऑप्टिमाइज कर देता है। यानी असल संकट आने से पहले ही अलादीन उसका हल निकाल कर तैयार रखता है। लेकिन जाहिर सी बात है, जब इतनी बड़ी ताकत एक ही जगह हो तो गंभीर सवाल तो उठेंगे ही। आलोचक कहते हैं कि यह बहुत बड़ा साइबर सिक्योरिटी रिस्क है। दुनिया का इतना सारा डेटा एक ही जगह होना हैकर्स के लिए किसी खजाने से कम नहीं है। इसके अलावा अगर कोई क्लाइंट इस सिस्टम को छोड़ना चाहे तो उसकी स्विचिंग कॉस्ट इतनी ज्यादा होती है कि वो एक तरह से इसी में लॉक होकर रह जाते हैं। और हाँ, हितों के टकराव यानी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की चिंताएं भी हैं जो लगातार बनी रहती हैं। वॉल स्ट्रीट पर अपना दबदबा कायम करने के बाद ब्लैकरॉक का अगला कदम था सीधे यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट के सबसे भरोसेमंद संकट मोचक यानी क्राइसिस मैनेजर के रूप में खुद को स्थापित करना। इस बात का सबसे बड़ा सबूत हमें 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के दौरान देखने को मिला, जब बेयर स्टर्न्स और AIG के $130 बिलियन के टॉक्सिक एसेट्स को संभालने की बात आई तो यूएस ट्रेजरी को पूरी दुनिया में सिर्फ ब्लैकरॉक पर ही भरोसा था। और फिर जब 2020 में कोविड-19 महामारी ने दस्तक दी तो फेडरल रिजर्व का सबसे पहला कॉल ब्लैकरॉक को ही गया। उन्हें $750 बिलियन का कॉर्पोरेट बॉन्ड मैनेज करने का कॉन्ट्रैक्ट बिना किसी बिडिंग प्रोसेस के ही दे दिया गया था। अब सरकार और ब्लैकरॉक के इस करीबी रिश्ते के पीछे एक बड़ा कारण है जिसे अक्सर द रिवॉल्विंग डोर कहा जाता है। इसका मतलब है कि बड़े अधिकारियों का अमेरिकी सरकार के टॉप पदों से ब्लैकरॉक में आना और वापस सरकार में जाना लगा ही रहता है। चाहे वो ब्रायन डीज हों, माइकल पाइल हों या टॉम डोनेलॉन, इन नामों को देखकर ये साफ समझ आता है कि कॉर्पोरेट और सरकार के बीच की लकीर अब कितनी धुंधली हो चुकी है। इसी वजह से शैडो बैंकिंग और ओवरसाइट की चिंताएं अक्सर उठती हैं। सरकार तक इस तरह की जबरदस्त पहुंच होना तो खैर एक बात है, लेकिन सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि इस एक्सेस का असर रोजमर्रा की कॉर्पोरेट दुनिया पर कैसे पड़ता है। ये आंकड़ा सच में आपको हैरान कर देगा।
S&P 500 यानी अमेरिका की 500 सबसे बड़ी कंपनियों का ओनरशिप डेटा देखिए। करीब 88% कंपनियों में बहुमत शेयर द बिग थ्री के पास हैं। ये बिग थ्री हैं ब्लैक रॉक, वैनगार्ड और स्टेट स्ट्रीट। बाकी जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनके पास सिर्फ 12% हिस्सा है। इसका सीधा सा मतलब है कि जो भी बड़े प्रोडक्ट्स हम और आप इस्तेमाल करते हैं उन्हें बनाने वाली ज्यादातर कंपनियों के पीछे असल मेजॉरिटी शेयर होल्डर यही फर्म्स हैं। और जब सरकार बाजार में पैसा डालती है तो उसका फायदा किसे मिलता है? 2020 के फेडरल रिजर्व प्रोग्राम के डेटा पर जरा गौर करें। ब्लैक रॉक के अपने ETFs को $4.3 बिलियन का इन्वेस्टमेंट मिला, जबकि उनके सबसे बड़े कॉम्पिटिटर्स वैनगार्ड को सिर्फ 33 मिलियन और स्टेट स्ट्रीट को मात्र $15 मिलियन मिले। इस भारी अंतर को देखकर ही बहुत से लोगों ने खुलेआम कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के आरोप लगाने शुरू कर दिए थे। और जब आपके पास इतनी ज्यादा आर्थिक ताकत हो तो एक बड़ा राजनीतिक रिएक्शन आना भी तय है, खासकर तब जब ब्लैक रॉक ने अपनी शेयर होल्डर वोटिंग पावर का इस्तेमाल पर्यावरण और सामाजिक लक्ष्यों यानी ESG को बढ़ावा देने के लिए करना शुरू किया। इसी के चलते एक जबरदस्त एंटी ESG बैकलैश शुरू हुआ। 2024 में टेक्सास परमानेंट स्कूल फंड ने कड़ा एक्शन लेते हुए ब्लैक रॉक से अपने $8.5 बिलियन के फंड्स रातों रात वापस निकाल लिए। उनका खुला आरोप था कि ब्लैक रॉक वोक इंडोक्ट्रिनेशन और फॉसिल फ्यूल्स के खिलाफ एक गुप्त एजेंडा चला रहा है। कई रिपब्लिकन लेड स्टेट्स ने भी इसी तरह के बाइकआउट शुरू कर दिए, ये कहते हुए कि इन्वेस्टमेंट्स को एक राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। ये कोई छोटा मोटा विवाद नहीं था, बल्कि ये एक लंबी कानूनी लड़ाई में बदल गया। 2021 में टेक्सास ने एक नया कानून पास किया, फिर 2024 के आते आते कई राज्यों ने द बिग थ्री पर मुकदमा ठोक दिया कि वो कोयला उद्योग को तबाह कर रहे हैं। हालांकि बिल्कुल हाल ही में फरवरी 2026 में एक फेडरल जज ने इन एंटी ESG ब्लैकलिस्ट कानूनों को फर्स्ट अमेंडमेंट का उल्लंघन बताते हुए असंवैधानिक करार दे दिया है। हम यहाँ किसी का पक्ष नहीं ले रहे हैं, लेकिन ये साफ है कि फाइनेंस और राजनीति का ये टकराव अब चरम पर है। इस लगातार होते राजनीतिक, कानूनी और एंटी ट्रस्ट प्रेशर का नतीजा क्या निकला? द वॉल स्ट्रीट जर्नल का ये कोट काफी कुछ कह देता है। ब्लैक रॉक का वोक एरा अब खत्म हो चुका है। इन तमाम विवादों ने आखिरकार फर्म को अपने पब्लिक ESG स्टैंड को काफी हद तक नरम करने पर मजबूर कर ही दिया। जब आप ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स मैनेज कर रहे हो तो शायद हर किसी से दुश्मनी मोल लेना अकलमंदी नहीं है। तो इस सब के बाद ब्लैक रॉक का अगला कदम क्या है? 2024 में उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी में बड़ा बदलाव किया। उन्होंने सरकार के एडवाइजरी रोल से एक कदम पीछे खींच लिया और अपनी नजरें गड़ाई एक बिल्कुल नए फ्रंटियर पर, क्रिप्टो करेंसी। उन्होंने अपना स्पॉट बिटकॉइन ETF IBIT लॉन्च किया और आप यकीन नहीं मानेंगे, लॉन्च के पहले ही दिन इसने $1 बिलियन का वॉल्यूम पार कर लिया। यह साबित करता है कि वो हमेशा एक कदम आगे रहते हैं। तो दोस्तों, ये पूरी कहानी और ये सारा डेटा देखने के बाद आखिर में एक बहुत ही जरूरी सवाल खड़ा होता है, क्या ब्लैक रॉक सच में ग्लोबल फाइनेंस को पर्दे के पीछे से नचाने वाला कोई पपेट मास्टर है, या फिर इतने विशाल पैमाने और अपनी सफलता की वजह से वो सिर्फ हमारे दौर के लिए एक बहुत ही सुविधाजनक विलन बन गए हैं? $12.5 ट्रिलियन का ये साम्राज्य इतना जटिल है कि इसे सिर्फ सफेद या काले रंग में नहीं देखा जा सकता। इस सवाल पे जरूर विचार कीजिएगा। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।